हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेगुलर टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। 6 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। वो 6 टेस्ट जो हुए हैं वो हिंदी मीडियम में थे और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। पहला टेस्ट है इंग्लिश में। ये आपकी डिमांड थी कि जो इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स है कि इंग्लिश में भी आप लेके आइए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के टाइम पे भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाया था। अभी भी हम दोनों में ही करवाएंगे, यहाँ पे भी, और टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नए जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक नई चीज़ जो ऑप्शनल है आपके लिए, सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन है। आप अगर वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मिलेगा। आप किसी पे भी कांटेक्ट करके और मैसेज कीजिए कि आपने ज्वाइन कर लिया है। आपको एक ही बार करना है। उसके बाद आगे अब तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं या फिर आगे जितने भी टेस्ट होंगे टिल योर एग्जाम डे, आपको ये सारे टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, जहाँ पे भी आप चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। दूसरा ये है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो नीचे टेस्ट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी जनरल स्टडीज़ का करवा रहे हैं, बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके भी रेगुलर वेबसाइट पे लास्ट टाइम भी करवाए थे, अभी भी टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाई जाएगी। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, उस पर डिस्कस किया जाएगा। आप सपोर्ट बनाए रखिए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, IUCN STAR स्कोर, IUCN STAR स्कोर which was sometimes seen in the news is associated with which field? देखिए, IUCN को तो आप जानते होंगे सभी लोग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अब इसमें क्या है, ये स्टार स्कोर, स्टार क्या है, स्पेसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन। ये स्टार है, इसकी फुल फॉर्म है स्पेसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन स्कोर। और ये स्कोर क्या इंडिकेट करता है, ये स्कोर इंडिकेट करता है ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। आप IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, रेड बुक बोलते हैं उसको, उसमें या जो भी लिस्ट है इनकी थ्रेटन्ड स्पीसीज की, उसमें देखेंगे एक्सटिंक्ट की लिस्ट है, थ्रेटन्ड की है, इसमें 4-5 कैटेगरीज की लिस्ट है। तो उससे रिलेटेड है ये, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनके बारे में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीसीज एक्सटिंक्शन। इसमें अगर इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में अभी जो स्टार स्कोर है, ये किसी PSU एग्जाम में अभी पूछा गया है स्टार स्कोर का। सो इंडिया का है 41,817 है, जिसमें से मैमल्स ज़्यादा हैं, बर्ड्स हैं, इस तरीके से है। अब इसका भी 51%, जो टोटल 41,000 है, इसका 51% स्कोर सिर्फ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका होस्ट करते हैं। और परसेंटेज में पूछा जाता है अगर ये ग्लोबली, तो इंडिया का जो स्टार स्कोर है 3.4% है ऑफ द ग्लोबल स्टार। ये 2 डेटा आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन किस लिए अपॉइंट किया था? देखिए, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द एजुकेशनल कमीशन ऑन February 3, 1882। और इसके चेयरमैन कौन थे? सर विलियम हंटर। और इस कमीशन ने रिकमेंड किया था चेंजेस टू बी ब्रॉट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। लॉर्ड रिपन अपॉइंट, हंटर कमीशन किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, 1882 में अपॉइंट किया था। इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी बोला जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपको हायर एजुकेशंस भी डाल दिया जाता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशंस इन इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था। इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? देखिए, जो ITEC है, इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय कह सकते हैं आप, इसका है ये। इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है फ्रॉम ITEC मेंबर कंट्रीज, इनको ट्रेंड किया जाता है। तो ITEC के कई कंट्रीज मेंबर हैं इसमें और उनको ट्रेंड किया जाता है, ये इसके अंदर है। अब ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है या आपसे क्यों करवाया जा रहा है यहाँ पे, उसकी वजह है अभी रिसेंटली। देखिए, ज़्यादातर एग्जाम में जो पहली बार हुआ हो उसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मान के चले उनमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने जमैका विजिट किया है और ये पहले प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, जिन्होंने जमैका की विजिट की है। और वो भी इसलिए की थी कि ये 60th एनिवर्सरी थी, 60th एनिवर्सरी थी, 60वीं एनिवर्सरी थी इंडिया और जमैका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनकी, दोनों कंट्रीज की। अब इसमें एक चीज़ और जो नई हुई है कि जो ITEC स्लॉट था जमैका का 30 से और अब 60 कर दिया है इंडिया ने। पहले जमैका के जो 30 लोग को ट्रेन किया जाता था, अब 60 को। ये वैसा ही है जैसा हज हाउस में बढ़ा दिया है। हज यात्रा में जो हज पे जाते हैं उनका कोटा, आपने देखा होगा, जो सऊदी अरब के यहाँ किंग आए थे, प्रिंस, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनको कि भैया बढ़ाए, तो उन्होंने बढ़ाया था। वैसा ही है ये कि अब जमैका का 30 से 60 कर दिया है ये जो स्लॉट है। इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये पूरा डिटेल में इसलिए बताया है आपको ताकि याद रखने में आसानी रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड राम मोहन राय एज द हेड ऑफ ब्रह्म समाज? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने टेक ओवर किया था, किसने सक्सीड किया था? देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ये किसके सन थे? इसका करेक्ट आंसर आएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर है ये द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे, ये सन थे उनके, और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर सक्सीडेड हिम एज द लीडर ऑफ ब्रह्म समाज। इसको ब्रह्मो पेन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, हमेशा तो नहीं पूछते लेकिन कई बार पूछा जाता है ट्रिब्यूटरीज का। ट्रिब्यूटरीज, पेन गंगा क्या है? पेन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया? पेन गंगा ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर, बट वर्धा रिवर itself a tributary of Paranita river. Paranita river की ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर, एंड इट टर्न फ्लो इन ए गोदावरी रिवर। Penganga, Varda and Parinita, these are the tributary of Godavari river which finally end into the Bay of Bengal. Correct answer is B. आप एक तो जो फिजिकल मैप है इंडिया का जिसमें सारे स्टेट यूटीज वगैरह दे रखे हैं उनको जरूर देखिएगा, कौन सा स्टेट किससे बाउंड्री है, ये इम्पोर्टेंट है ताकि आपको ज्योग्राफी इजीली समझ में आ जाएगी।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्ड इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, म्यांमार की बात हो रही है, म्यांमार। सो द इंडियन स्टेट्स विच शेयर्स द बाउंड्री विथ म्यांमार, दीज आर द अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर और मिजोरम, ये यही बाउंड्री पे ये म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा बाउंड्री शेयर नहीं करता है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग short term funds, medium term funds, long term funds, which among the above is are dealt in the Indian capital market। Indian capital market की बात हो रही है। सो देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड की बात करते हैं तो ये इंडियन मनी मार्केट है, इंडियन मनी मार्केट है। मीडियम टर्म फंड है, मीडियम टर्म फंड ये इंडियन कैपिटल मार्केट है। लॉन्ग टर्म फंड है, ये भी इंडियन कैपिटल मार्केट है। सो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन कैपिटल मार्केट। सो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर पार्ट ऑफ डील्ट विद द इंडियन कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म फंड्स आर इंडियन मनी मार्केट। सेकंड एंड थर्ड, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शहीद द्वीप वाज फॉर्मली नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। शहीद द्वीप, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? शहीद द्वीप वाज फॉर्मली नोन एज नेल आइलैंड। नेल आइलैंड। देखिए, ये तीन जो आइलैंड है इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर सदर्न अंडमान में है, बाकी जो अंडमान और निकोबार में तीन आइलैंड थे इंपॉर्टेंट, इनको रीनेम किया है। और वो तीन कौन से हैं? रोज आइलैंड, दूसरा नेल आइलैंड और तीसरा है हैवलॉक आइलैंड। ये तीनों का नाम चेंज किया है। दीज आइलैंड्स विल बी रीनेम्ड एज एंड ऑलरेडी रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको ध्यान में रखना है, रोज आइलैंड का नाम किस पे रख दिया? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। शहीद द्वीप का ये रख दिया, नेल आइलैंड का रख दिया है शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक आइलैंड है इसका रख दिया है स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म्ड रिसेंटली। देखिए, ये बड़ा ही, जैसे पहले कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री शुरू किया था, जिसके मिनिस्ट्री के जो इंचार्ज हैं होम मिनिस्टर खुद हैं अभी, वैसे ही अभी ये शुरू किया है, लास्ट मंथ ही किया है, काफ़ी चर्चा में है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप भी ज़रूर पढ़िएगा, आगे भी मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? ये हुई है 28 मई को। ठीक है। अब आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इसमें इन्होंने एक नया या फिर एक यूनिक किया, जो देखें कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उसी फील्ड का इंचार्ज बना दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जो अभी विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये पहले राजदूत हुआ करते थे अलग अलग कंट्रीज में, चाइना में भी ये काफ़ी टाइम राजदूत रहे हैं, तो इन्हीं को ही फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। इसी तरीके से इसमें किया है, और भी कई आपके सामने एग्जाम्पल होंगे। जो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन वो हैं जिनको कॉटन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कॉटन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये सुरेश भाई कोटक को कहा जाता है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ से पूछा जा सकता है कॉटन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सुरेश भाई कोटक। और कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? सुरेश भाई कोटक। और ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है, नई मई में ही फॉर्म हुई है, ये मई में इसकी पहली मीटिंग हुई है।
इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये काउंसिल क्या रिप्रेजेंट करेगी? टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विद द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और साथ में कॉटन कॉर्पोरेशन और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी इसी काउंसिल के अंडर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर? आईसीटी के कंप्यूटर जैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, तो इनको भी आपको टाइमली करना है और वैसे करवा दिए जाएंगे आपके एग्जाम तक, तो ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं जिसपे आपको सिलेबस ही नहीं, रिवीजन भी नहीं करवा दिया हो। वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी वेब ब्राउजर हैं। याहू है, याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। गूगल, याहू ये सर्च इंजन है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4th वन। The source of which among the following 3 rivers of the peninsula India is the अमरकंटक रीजन? इनमें से कौन सी 3 नदियां हैं जिनका सोर्स अमरकंटक है, जो अमरकंटक से निकलती है? देखिए, पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखना चाहिए हमें, अमरकंटक रीजन। अमरकंटक का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अमरकंटक क्या है? इट इज ए मीटिंग पॉइंट। किसका मीटिंग पॉइंट है? इधर है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज का मीटिंग पॉइंट क्या है? अमरकंटक है। ये मध्य प्रदेश में है अमरकंटक। और सोन, महानदी और नर्मदा, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहीं से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक रीजन से। अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक रीजन यहीं से ओरिजिनेट होती है। आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? रीड ओनली मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए, एक होता है रैम, एक रोम। ये है जो रैम है विच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है ROM, इट इज रीड ओनली मेमोरी। और ये दोनों ही कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। रैंडम अक्स ये सही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, ये सही है। सेकेंडरी मेमोरी इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, नो। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सो देखिए, इसमें क्या है, जो रैम है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है और ये क्या है? टेम्पररी स्टोर करता है फाइल्स। और जो रोम है ROM, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और ये परमानेंट स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर। और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज हैं इनको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी कहें, जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि बैकअप मेमोरी, एडिशनल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, इस तरीके से है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? दिस सेकंड वन, Q इज द करेक्ट वन, दिस वन। हु इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक RBI की और एक होती है फिस्कल पॉलिसी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है। ये जरूर आप पढ़िएगा इनके बारे में, आर्टिकल कौन से में है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। और जिसमें से
3 मेंबर, 6 में से 3 मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और अदर जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 3 मेंबर कौन होते हैं? एक तो खुद आरबीआई के गवर्नर होते हैं, बीइंग एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। एक डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं एज ए इंचार्ज ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी, ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी and also an executive director of this central bank RBI. So correct answer, head of the monetary policy is RBI governor. Which of the following archipelago is designated as a Ramsar site? आर्किपेलागो इनमें से रामसर साइट कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा स्टॉकहोम आर्किपेलागो। ये कहाँ पे है? एक्चुअली ये लोकेटेड है बाल्टिक सी में, और इट इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन स्वीडन एंड इट इज पार्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड रामसर साइट सिंस 1989। ये चर्चा में है इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया है। हु इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा देखिए, जो द हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा को बोला जाता है द हाउस ऑफ पीपुल, एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड एंड प्रोरोग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दो चीजें हैं, एक तो प्रोरोग होता है और दूसरा होता है एडजॉर्नमेंट। इन दोनों में फर्क है। एडजॉर्नमेंट ये टेम्पररी होता है और जो प्रोरोग है ये एक डिसकंटिन्यू है। आपको समझना पड़ेगा, प्रोरोग है ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि जो एडजॉर्नमेंट है आपने देखा होगा कई बार लोकसभा राज्यसभा में एडजॉर्न कर दी है, कार्रवाई स्थगित कर दी है, फिर 1 घंटे बाद शुरू हो गई है, वो एडजॉर्नमेंट है। प्रोरोग है इट इज ए डिसकंटिन्यू ऑफ एनी सेशन विदाउट डिसॉल्विंग इट, एंड हु कैन डिड दिस? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व और प्रोरोग द हाउस ऑफ पीपुल और द लोकसभा। अंडर विच आर्टिकल? अंडर द आर्टिकल 85 सेक्शन 2। सो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विच इज इंडियाज वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे? ये लॉन्गेस्ट में, वाइडेस्ट में ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही है। वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है? सबसे चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है, इसमें 14 लेन्स हैं। टोटल ये 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये कनेक्ट करता है गाजियाबाद, यूपी, दासना वगैरह। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग LULUCF इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड? ये अभी चर्चा में है, LULUCF। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप और पढ़िएगा। एक्चुअली ये क्या है? ये रिलेटेड है GHG एमिशन कंट्रोल से। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल है उससे रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? LU मीन्स LU इट इज लैंड यूज। सेकंड LU एंड इट इज लैंड यूज चेंज, लैंड यूज। एंड CF इज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। चेंज एंड फॉरेस्ट्री। सो लैंड यूज, चेंज एंड फॉरेस्ट्री,
ये रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल से, और ये किसका है, ये यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रोग्राम है। ये टर्म दिया है किसने, यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट है उसने ये टर्म कॉइन किया है। Which of the following statements is correct about the जिनेवा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चन ऑब्वियस है, आते हैं आपके एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए जो जिनेवा प्रोटोकॉल है ये साइन कब हुआ था। जिनेवा प्रोटोकॉल इट वाज साइंड ऑन जून 1925, 17 जून 1925 को ये साइन हुआ था, और ये एंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब ये एग्जिस्टेंस में इसका कब आया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम ये फरवरी 1928 से ये लागू हुआ है। और ये क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें जो हॉरर केमिकल वेपन यूज हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसके बाद ये साइन किया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा प्रोटोकॉल किससे है, इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों है, आपको तीन चीज समझनी पड़ेंगी इसके लिए। एक तो आपको देखना पड़ेगा जो सबसे ऐतिहासिक कहिए केशवानंद भारती का केस, दूसरा पढ़ना चाहिए आपको गोलकनाथ केस, और तीसरा मिनर्वा मिल केस। ये तीन केस पढ़ लीजिए। आपका जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियर हो जाएगा। केशवानंद भारती केस था, ये 1973 में था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड किया था द वैलिडिटी ऑफ जो 24वां संविधान संशोधन किया था 1971 में, उसको माना। देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। फिर दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट है जो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है। ये टाइमली कहा है, एक बार 70s में, एक बार मिड 70s में, एक बार 80s के टाइम पे। और तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले में तो कह दिया कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, दूसरे में कह दिया कर सकती है, और तीसरे में कहा पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन हम देखेंगे कि पार्लियामेंट उसमें क्या कर रही है। फिर इंदिरा जी के टाइम पे वो जुडिशियल रिव्यू का खत्म कर दिया, अभी जुडिशियल रिव्यू चालू है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि एम्पावर्ड टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, ये केशवानंद भारती केस था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तीनों केस आप जरूर पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। अभी यहां भी मैं बता सकता हूं, लेकिन कम से कम हाफ एन आवर इसी में लग जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का बोल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून से रिटायर कर रहा है। अब रिटायर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपके लैपटॉप में नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि जो सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेके, वो नहीं मिलेगा और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा फिर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको रिटायर कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। इट इज ए टाइप ऑफ, ज़्यादातर को पता होगा इसका करेक्ट आंसर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया होगा लोगों ने, ये एक ब्राउजर है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
हांग सेंग इज शेयर मार्केट इंडेक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हांग सेंग है ये कहाँ का शेयर मार्केट इंडेक्स। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है, इसका जो करेक्ट आंसर है पहले तो बताऊं हांगकांग है। अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, उसमें चाइना क्या करता है, हांगकांग है और जो ताइवान है उसको चाइना अपना मानता है कि ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन बाकी जो यूके है, यूएसए वो नहीं मानते हैं। अभी रिसेंटली ये रशिया और यूक्रेन के चल रहा है, तो चाइना भी कोशिश कर रहा है ताइवान हांगकांग में इसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट करके इनको भी वो अपने अंडर में पूरा चार्ज ले लिया जाए। सो यूएस ने कुछ ऐड यहाँ पे मदद दी है, तो उसके बाद चाइना ने जो यूएस है उसका वीज़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हांगकांग में, सभी का नहीं लेकिन काफ़ी यूएस जो सिटीजन्स हैं उनका वीज़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हांगकांग में, इसलिए चर्चा में है। उसके बाद से हांगकांग का शेयर मार्केट ये अप हो गया था जब यूएस ने हेल्प की, बाद में डाउन हुआ, तो ये चर्चा में था ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ध्यान में भी होना चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following statements are correct regarding United Nations Framework Convention on Climate Change? The primary goal of the United Nations Framework Convention on Climate Change were to stabilize greenhouse gas emissions. ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया साइन द एग्रीमेंट इन जून 1992, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए ये एक्चुअली जो ये अडॉप्ट किया था, जो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC ये जो अडॉप्ट किया था ये 1992 में ही अडॉप्ट किया था, और इसका प्राइमरी गोल था टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इंडिया ने भी इस पे साइन किए थे इस एग्रीमेंट पे जून 1992 में। सो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। सी थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा चैनल को, उससे सपोर्ट भी रहेगा। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था? देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब लागू हुआ है? ये 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे रिलेटेड है? ये एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन के अंदर आता है। वियना कन्वेंशन का ही प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। सब्सटेंस जो डिप्लेट करते हैं ओजोन लेयर को इज एन इंटरनेशनल ट्रेटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर by phasing out the production of numerous substance and that are responsible for the ozone depletion. So इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। एक कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज्ड विथ इन ए बिल्डिंग इज कॉल्ड। विथ इन ए बिल्डिंग जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको लैन कहा जाता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक सिंगल साइट पे जो कंप्यूटर्स हैं उनसे बना होता है। एक चाहे एक बिल्डिंग में कहे या एक सिंगल साइट पे कहें, जो आपस में एक दूसरे से रिसोर्स, डेटा, स्टोरेज, प्रिंटर वगैरह सब शेयर करते हैं, उसको लैन बोला जाता है। कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री अलोंग विथ विच इंस्टीट्यूशन? देखिए अभी ये कॉन्क्लेव हुआ है जिसका इनॉग्रल एड्रेस खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ था ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन, ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसी का ही पार्ट है ये। और ये
किसके साथ हुआ था? अलोंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री विच इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है? ये देखिए, ये जो काम है ये है टेरी का, TERI। ये TERI जिनको नहीं पता है वो होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। What is Ananya that was seen in news recently? अनन्या क्या है? अभी रिसेंटली डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, जो कहाँ पे है ये आपको पता होगा, ये पुणे में है। इन्होंने ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये DIAT पुणे और नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेड स्प्रे, ये स्प्रे है डिसइंफेक्टेड स्प्रे, इसका नाम है अनन्या। और ये किसके लिए है? फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस, मास्क, PPE, हॉस्पिटल लाइन या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एलिवेटर या फिर आपके घर के दरवाजे, बटन, डोर नॉब, इन सभी को डिसइंफेक्टेड, ये अनन्या है इसका नाम। 20 का करेक्ट आंसर हो। Which telescope is being manufactured in collaboration between NASA, ESA and CSA as a successor of Hubble telescope? इनमें से कौन सा टेलीस्कोप है जो मैन्युफैक्चर हुआ है इन तीनों के कोलैबोरेशन से एज ए सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप? देखिए, पहले हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया था और उसका जो सक्सेसर है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह हबल टेलीस्कोप का ही सक्सेसर है। अब इसको किसने मिलके किया है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और तीसरा जो है ये CSA, ये है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलके किया है। Which among the following plateaus in India lie between Aravalli and विंध्याचल रेंज? अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? ये है मालवा का प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू है। जनरली इसको बोला जाता है, रेफर किया जाता है वॉल्कनिक अपलैंड। ये जो मालवा प्लेट्यू है इसको वॉल्कनिक अपलैंड की रेफर किया जाता है जनरली। और ये कहाँ पे है? इसके नॉर्थ में है विंध्याचल रेंज और इधर नॉर्थ वेस्ट में अरावली। मालवा इसका करेक्ट आंसर आएगा। Which movement in आंध्र प्रदेश became popular as वंदे मातरम मूवमेंट? आंध्र प्रदेश में कौन सा मूवमेंट पॉपुलर था एज ए वंदे मातरम मूवमेंट? सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए ये है स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? पता होगा आपको में से ज़्यादातर। ये शुरू हुआ था टाउन हॉल कलकत्ता से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट। और क्यों हुआ था? टू कर्ब फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो अभी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उस टाइम पे था स्वदेशी प्रोडक्शन अपनाओ, विदेशी बाइकॉट, इनका विदेशी गुड्स का बाइकॉट करो।
और इसी को ही महात्मा गांधी ने कहा था सॉल ऑफ स्वराज। सो ये आंध्र प्रदेश में एज ए वंदे मातरम मूवमेंट शुरू किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट को। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कीजिए। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।